नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग हाई स्कूल के जो NIOS का जो हाई स्कूल है यानी कि माध्यमिक कक्षा उसका डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग अभी तक 8 जो चैप्टर्स हैं वो फिनिश कर चुके हैं। 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अभी जो हमने 8वां चैप्टर पढ़ा था वो था फॉर्मूला, फंक्शन और चार्ट। ठीक है ना। तो आज का जो ये वीडियो है, ये मैं अभी एक वीडियो मैंने सुबह अभी डाला था। ये वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 मैसेजेस आए थे जिनसे कि मुझे पता चला कि आपके एग्ज़ाम्स अभी मंगलवार को हैं। ठीक है ना। तो एक मैसेज तो आया था जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि सर प्लीज़ इन आंसर्स को थोड़ा छोटा करके बता दो। तो इन्होंने जो ये चैप्टर देखा था, चैप्टर तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा लंबा करके ही पढ़ाता हूँ। आप लोगों को जो आंसर लिखने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर होता है केवल 40 नंबर का। 40 नंबर का पेपर होता है और मैक्सिमम 2 नंबर के सवाल आपके में आते हैं। ठीक है ना। 2 नंबर के सवाल आते हैं तो 2 नंबर के सवाल में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। आपको एक पैराग्राफ अगर आप लिख दोगे, ठीक है ना, मतलब कह सकते हो आप 40-50 शब्द से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए आंसर। उतना आप जो चीज़ समझते हो उसको लिख सकते हो। ठीक है ना। बहुत लंबा आंसर, आपको बहुत बड़े आंसर्स याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा मैसेज आया जिसमें कि उन्होंने पूछा कि एग्ज़ाम है ट्यूसडे को, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने थे। तो मैंने इससे पहले 3 वीडियो डाल रखे हैं जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि पहले पार्ट से लेके चौथे पार्ट तक, ठीक है ना, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के थे। ठीक है ना। तो उनको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। और बेसिकली अगर आप एक बार वीडियोस देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, और अगर आपके पास कंप्यूटर है और उसमें करके देख लेते हो तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर नहीं है तो भी अगर आपने देख लिए हैं, कुछ जो फंडामेंटल वाले सवाल हैं जो क्वेश्चन हैं वो कर सकते हो। पेपर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 40 नंबर का केवल पेपर है। 60 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो आप निपटा चुके हो, वो आप कर चुके हो, और इसमें आपको मिला के दोनों में पास होना पड़ता है। आपको 60 और 40 मिला के जो 100 नंबर हैं उसमें से केवल 33 नंबर लाने होते हैं। तो पास होना तो बिल्कुल भी मुश्किल डेटा एंट्री ऑपरेशंस में तो नहीं है। ठीक है ना। तो आज जो ये मैं जो पार्ट आपको पढ़ाऊँगा, जिस पर हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम जो अभी तक मैं बता रहा हूँ कि 4 चैप्टर के हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 3 वीडियो में पीछे देख चुके हैं। वो वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो जो 3 वीडियोज़ हैं उसमें 4 चैप्टर के हमने देख लिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें, 5th, 6th, 7th और 8th के ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं आज सिर्फ एक ही साल का जो पेपर है वो डिस्कस कर पाऊँगा, वो है अप्रैल 2017। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं कल भी आपके लिए एक और साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कैसे होगा वो बताऊंगा, जो कि 5th, 6th, 7th और 8th वाले जो चैप्टर्स हैं उस पर आधारित होगा। ठीक है ना। क्योंकि ये जो 3 जो साल हैं उनके जो 4 चैप्टर्स हैं उनके 3 सालों के क्वेश्चंस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। वो दोबारा क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप उन वीडियोज़ को देख के आपको पता चल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5, 6, 7 और 8 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि अप्रैल 2017 के पेपर से लिए हैं। ठीक है ना। तो जो पार्ट 5 हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मेल मर्ज के बारे में, जिसमें कि हमने देखा था कि एक मुख्य दस्तावेज होता था, उसके अंदर हम एड्रेस और रोल नंबर टाइप था वो डाल देते थे, वो कहीं एक डेटा टेबल से हम उसको उठाते थे और इस प्रकार से एक मर्ज डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो जाता था। ठीक है ना। मतलब मुख्य दस्तावेज में हम जो डेटा था वो डाल देते थे तो उससे बन जाता था एक मर्ज्ड, ठीक है ना, मर्ज डॉक्यूमेंट बन जाता था और उसी को हम मेल कर देते थे, तो वो मेल मर्ज था। ठीक है। अगला जो चैप्टर था वो था पार्ट 6, जिसमें कि हमने स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो स्प्रेडशीट के अंदर वर्कशीट होती है उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में जाना, किस प्रकार से रो इंसर्ट करनी है, किस प्रकार से कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, किस प्रकार से कॉलम की हाइट बढ़ानी है, कम करनी है। ठीक है ना। सारी चीज़ें ये इसके अंदर हमने सीखी थी। फिर पार्ट 8 जो कि हमने अभी निपटाया है, आज ही हमने उसका लास्ट वीडियो देखा है, फार्मूला, फंक्शंस और चार्ट्स उसमें हमने पढ़ा है। तो ये जो चैप्टर्स हैं चारों, इनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगा, जो कि अप्रैल 2017 के पेपर में आए थे।
अगर आपको कुछ परेशानी होती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस के थ्रू, या फिर जैसे आप यूट्यूब के हमारे वीडियोस पे कमेंट डालते हो उसके सहायता से, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमको मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक जोड़े मिलाने वाला सवाल है, जो कि आधे नंबर का एक सवाल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 सवाल आए थे। पहला है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, इसमें से आपको ढूंढना है। तो पाई चार्ट क्या करता है, संपूर्ण के साथ रिलेटिव अनुपात को दर्शाता है। मतलब अगर 100% टोटल है तो उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट कितने कितने परसेंट है वो दिखाता है। उसका रिलेटिव जो अनुपात है, जो उसका अनुपात है वो दिखाता है पाई चार्ट। ऐसे ही एक दूसरा आया है स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट क्या होता है, स्लाइड लेआउट स्लाइड की डिज़ाइन को दिखाता है, ठीक है। ये 9वें चैप्टर में हालांकि पढ़ेंगे इसको, ये 8वें चैप्टर का नहीं है, ठीक है ना। ये स्लाइड की डिज़ाइन को दिखाता है। 9वें चैप्टर से कुछ ज़्यादा आता नहीं है, वो मैं अब आगे करूँगा। अभी इस बार तो नहीं हो पाएगा, अगली बार मैं वो 9वां चैप्टर में कर पाऊँगा, ठीक है ना। इसके लिए 8 चैप्टर भी काफ़ी हैं, ठीक है ना। अगर आप पढ़ लेंगे 8 चैप्टर तक भी, तो भी आप काफ़ी कुछ कर पाएंगे। 40 में से काफ़ी ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। अगला सवाल आया है, निम्न की परिभाषा लिखिए। तो इसमें से एक जो है वो हमारे उसमें आता है, वो है क्लिप आर्ट। माइक्रोफोन हम पहले पढ़ चुके हैं, एलसीडी मॉनिटर भी पढ़ चुके हैं, कीबोर्ड भी पढ़ चुके हैं। जो क्लिप आर्ट है, ये जो हमने चैप्टर 8 पढ़ा था, अभी 8वां जो चैप्टर पढ़ा है उसके ये सवाल आया हुआ है। तो ये कितने नंबर का सवाल है, देखिए केवल 1 नंबर का सवाल है। तो 1 नंबर का सवाल है, तो आप चाहो तो सिर्फ इसका 1 लाइन का आंसर दे सकते हो। जो मैंने आपको बताया था, क्लिप आर्ट क्या होती है। क्लिप आर्ट एक मीडिया फाइल होती है। क्लिप एक मीडिया फाइल होती है जिसमें ध्वनि, एनिमेशन, आर्ट या मूवी शामिल हो सकती है। ये लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए कि क्लिप आर्ट को लाने के लिए आप क्या करते हो, इंसर्ट टैब के अंदर जो इलस्ट्रेशन, जो एक ग्रुप है, एक समूह है, वहाँ पर क्लिप आर्ट का जो ऑप्शन होता है वो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 है उसमें मौजूद रहता है। वहाँ से आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप क्लिप आर्ट वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। ये 2007 में था, 2013 में थोड़ा बदल गया है। 2013 में ये पिक्चर्स के अंदर ऑनलाइन पिक्चर में मिलता है। सेम वही है, इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशंस ही ग्रुप है, इलस्ट्रेशन यहाँ दिख नहीं रहा है, उसके अंदर पिक्चर्स में, ऑनलाइन पिक्चर से आप क्लिप आर्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट के बारे में आप लिख सकते हो। 1 नंबर का है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो सवाल है वो 5वां सवाल है। उसमें इसने अंतर पूछा है, निम्न के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से के बीच, मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन। तो अभी जो हमने पार्ट 8 पढ़ा है जिसमें हमने फॉर्मूला, फंक्शन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो जो फंक्शन होते हैं वो इनबिल्ट फार्मूलाज होते हैं, ठीक है ना। एक्सेल में कुछ इनबिल्ट जो अपने आप से ही डाले हुए जो कुछ फार्मूला होते हैं वो फंक्शन का काम करते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन होते हैं। तो मैक्स फंक्शन क्या होता है, मैक्स फंक्शन को MAX से दिखाते हैं। इसके अंदर फिर हम जो नंबर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं वो लिख देते हैं इसके अंदर। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स फंक्शन आपको जो नंबर की सीरीज़ अगर एक है उसमें से सबसे बड़े नंबर को आपको लौटाता है, ठीक है ना। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, ये संख्याओं में से अधिकतम मान वाली संख्या प्राप्त करने में सहायता करता है, अधिकतम मान वाली। तो अंतर यही हो गया, मैक्स फंक्शन करता है अधिकतम मान वाली और मिन फंक्शन करता है न्यूनतम मान वाली। इसका सिंटैक्स होता है मैक्स, नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से आप यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये इसका सिंटैक्स है। ऐसे ही ये संख्याओं के सेट में से सबसे बड़ी संख्या लौटाता है। और मिन फंक्शन क्या करता है, ये न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या लौटाता है। तो यही इसका अंतर है। सिंपल इसको आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का सवाल है, दोनों का बता दीजिए कि मैक्स फंक्शन जो है वो सबसे बड़ी संख्या लौटाता है और मिन फंक्शन सबसे छोटी संख्या लौटाता है। मैक्स का सिंटैक्स है मैक्स और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितना भी आप ले जाना चाहें। ऐसे मिन का जो सिंटैक्स है वो मिन ब्रैकेट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितने चाहे नंबर आप डाल सकते हो। अगला सवाल जो 6ठा सवाल है वो है क्या, वो भी 2 नंबर का सवाल है। मैंने आपसे कहा था ना 2 नंबर से ज़्यादा बड़ा सवाल आता ही नहीं है। 2 नंबर के 5 सवाल थे छठे में, जिसमें से कि हमारा C जो हमने पढ़ा था अभी 8वां चैप्टर उससे आया है। क्या सवाल है, यदि एक फंक्शन इस प्रकार से लिखा गया हो तो उसका परिणाम क्या होगा। क्या फंक्शन लिख रखा है, एवरेज ऑफ A1, B1 और C1। ये A1 क्या है, सेल नंबर है, हमने पढ़ा था ना। अगर ये A कॉलम है और ये 1, 2, 3 रो है तो A1 इस सेल को दिखाएगा, ठीक है ना, A और 1।
तो ये A1 है, ये A2 है जो दूसरी लाइन पे जो पढ़ रहा है, ठीक है ना। जो तीसरी लाइन पे पढ़ रहा है वो A3 है। तो A1, B1 और C1, ये B है, ये C है, तो ये B1 हो गया, C1। तो A1, B1 और C1 का एवरेज दिखाएगा, ठीक है ना। तो एवरेज फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है A1, B1 और C1 ब्रैकेट में। A1 दे रखा है 10, B1 दे रखा है 20 और C1 दे रखा है 30। तो एवरेज जब हम करेंगे तो इन तीनों का एवरेज आप निकाल दीजिए। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है सम, आप पहले जोड़ लीजिए A1, B1 यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 30 को जोड़ लीजिए और उसको नंबर कितने हैं, ठीक है ना, 3 नंबर हैं, टोटल नंबर है 3, A1, B1 और C1, तो उसको 3 से भाग दे दीजिए। कितना हो गया? 10 और 20 30 और 30 60, 60/3 यानी कि आ गया 60 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 20। इसका आंसर आप लिख दोगे 20। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो परिणाम होगा वो 20 होगा। इसी बात के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। फंक्शन आपको सॉल्व करना है खाली कि इस फंक्शन से आपको, अगर आप इस फंक्शन को लगाओगे एक्सेल में तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो बताना है। अगला सवाल छठे का D, ठीक है ना, ये भी 2 नंबर का सवाल है। एक वर्कशीट में एक कॉलम इंसर्ट करने के स्टेप्स लिखिए। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेप्स होते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल है, मेल मर्ज का प्रयोग करते समय आप मेन डॉक्यूमेंट कहने से क्या समझते हैं। एक एक करके देख लेते हैं दोनों को। जो D वाला सवाल है उसका आंसर तो इस तरीके से है, जो अगर आपको एक वर्कशीट में एक कॉलम एंटर करना है, ठीक है ना, आपको पता है कॉलम होते हैं इस तरीके से, जो खड़े खड़ी जो आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, उसको कॉलम बोलते हैं। इस प्रकार से जो वर्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप जाइए होम के अंदर, ठीक है ना, सेल्स का एक ग्रुप होता है, इस सेल के अंदर यहाँ ये इंसर्ट है, तो इस इंसर्ट पे आप क्लिक करिए। इस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट सेल्स आएगा। इंसर्ट सेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, स्टेप क्या हो गया, इस सबसे पहला स्टेप हो गया आप होम टैब पे जाइए। दूसरा स्टेप हो गया कि आप होम टैब के अंदर सेल्स के अंदर जाइए। सेल्स के अंदर जाके फिर आपने क्या किया, आपने इंसर्ट को क्लिक किया। इंसर्ट क्लिक करके आपको इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करना है, क्योंकि कॉलम और रो दोनों सेल्स होते हैं, उनसे मिलके सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्स ना करके हमको कॉलम इंटर करना है, तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो आपको कॉलम इंसर्ट करने के लिए इसको क्लिक करना पड़ेगा। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि क्या आपको इंसर्ट करना है, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन या फिर एंटायर कॉलम। तो आपको इंसर्ट करना है एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम एंटर करना है, एक कॉलम एंटर करना है, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। तो इसको ही आप अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। 4-5 चरण हो गए, ये 4-5 चरणों में आपका जो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। और इसका एक अल्टरनेटिव भी है, अगर आप चाहो तो ये पूरी प्रोसेस करो जो मैंने आपको ऊपर बताई, या फिर आप सिंपली जो माउस होता है, माउस का जो राइट बटन होता है उसको आप क्लिक करो। राइट बटन क्लिक करोगे, पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लो, फिर आप सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट करो, फिर आप राइट बटन क्लिक करो। राइट बटन क्लिक करने पे आपको इस तरीके से एक आ जाएगा। उसमें आप जैसे ही एक जो ऑप्शन आएंगे उसमें आप जैसे ही लेफ्ट बटन से इंसर्ट को प्रेस करोगे, एकदम कॉलम एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक तरीका है, 2 विधियाँ हैं इसकी, ठीक है ना। इनमें से कोई भी विधि आप लिख सकते हैं कॉलम इंसर्ट करने की। दूसरा है मेल मर्ज में दस्तावेजों के प्रकार। तो मेल मर्ज में 3 प्रकार के दस्तावेज होते हैं। एक होता है मुख्य दस्तावेज, एक होता है डेटा सोर्स और एक होता है मर्ज डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको बताया था जो मुख्य दस्तावेज होता है, जो आपका लेटर है जिसमें कोई एड्रेस वगैरह नहीं लिखा हुआ, ये अगर हम ना लिखें इसके अंदर और ये नंबर भी ना डालें तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा, मुख्य दस्तावेज बन जाएगा। डेटा सोर्स होता है जो एक टेबल आपको दी होती है, इसके अंदर डेटा दिया होता है, जिसमें एड्रेस लिखा होता है, इसमें रोल नंबर लिखा होता है, ठीक है ना, इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, वो सब डेटा सोर्स है। तो मुख्य दस्तावेज में जब आप डेटा सोर्स मिला देते हैं तो वो बन जाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। जो आप देख पा रहे हो ये एक मर्ज डॉक्यूमेंट है। इसमें से अगर आप डेटा सोर्स निकाल दोगे, डेटा सोर्स से जो डेटा आपने लिया है, तो वो बन जाएगा मुख्य दस्तावेज। तो ये जो 2 बैंगनी कलर के जो आपके कॉलम आए, जो आपके रेक्टेंगल्स आए हैं, आयत आए हैं, उसके अंदर जो सूचना है अगर उसको हटा दें तो ये मुख्य दस्तावेज बन जाएगा। तो मुख्य दस्तावेज वो होता है जिसके के अंदर हमको डेटा सोर्स एंटर करना होता है और उसको डेटा सोर्स एंटर करके हम मर्ज दस्तावेज बना देते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मुख्य दस्तावेज का आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हो कि मुख्य दस्तावेज जो होता है वो सिंपल एक लेटर होता है, ठीक है ना, सिंपल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी एड्रेस या जो भी डेटा सोर्स है वो नहीं डाला होता है, ठीक है ना। प्लेन जो लेटर है वो
प्लेन डॉक्यूमेंट जो होता है वो मुख्य डॉक्यूमेंट होता है, मुख्य दस्तावेज होता है। अगला सवाल है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, ये भी है 2 नंबर का ही केवल, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक शहर के अंदर सर्वे कराया और ये जानने की कोशिश की गई लोग ऑफिस जाने के लिए किन किन यातायात साधनों का प्रयोग करते हैं। तो यातायात साधनों के नाम उन्होंने इस टेबल में यहाँ डाल दिए, 2 व्हीलर, कारें, पब्लिक बस, ऑटो, रिक्शा, साइकिल। और इनको प्रयोग करने वाले लोग कितने कितने हैं, 2 व्हीलर करते हैं 25%, कारें करते हैं 20%, इस तरीके से साइकिल करते हैं 7%। तो सारे डेटा इसके अंदर उसने एक एक करके दे रखे हैं। अब वो बोल रहा है कि इन आंकड़ों के आधार पर एक पाई चार्ट, अगर आपको एक पाई चार्ट प्लॉट करना है तो उसके स्टेप्स लिखिए। मैं आपको बता देता हूँ उसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले आप जो टेबल, जो डेटा आपको दे रखा है उसको सेलेक्ट कर लोगे। मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना, ये डार्क हो रखा है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट टैब में जाओगे और जो चार्ट्स ग्रुप है उस पर क्लिक करोगे। वहाँ आपको डिफरेंट चार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये बार चार्ट है, ठीक है ना, स्कैटर्ड प्लॉट है, ये स्कैटर्ड प्लॉट हो गया, ठीक है ना। इसमें से आप पाई चार्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही पाई चार्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको पूछेगा आपको 2D बनाना है, 3D पाई चार्ट बनाना है या डोनट टाइप का बनाना है। हम मान लीजिए 2D वाला बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप 2D का यहाँ पे, ये आप देख रहे हो हाईलाइटेड हो रखा है, तो एकदम तुरंत आपको वो एक चार्ट दिखाने लग जाएगा। पहला स्टेप हो गया, आपको सेलेक्ट करना है और जो इंसर्ट जो आपका टैब है उसके अंदर चार्ट्स वाले ग्रुप में जाना है, वहाँ से आपको पाई चार्ट सेलेक्ट करना है और पाई चार्ट में से भी 2D पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे 2D पे आप, तो तुरंत आपका ये एक चार्ट बन के आ जाएगा। ये चार्ट लेकिन खाली आएगा, इसके अंदर आपको अब क्या करना है, जो जो आप देख रहे हैं 7% लिखा है, 25% लिखा है, नीचे लीजेंड लिखा है, 2 व्हीलर, कार्स, इनको लाने के लिए आप फिर आप क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे और ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे। वहाँ से अगर डेटा लेबल आपको डालने हैं ये 7%, 25%, तो वहाँ जाओगे और जैसी स्थिति में डालने हो, सेंटर में डालने हैं, इनसाइड एंड में डालने हैं, आउटसाइड पे डालने हैं, बाहर डालने हैं, मतलब बेस्ट फिट डालने हैं या डेटा कॉल आउट पर डालने हैं, तो वो आप जैसा मर्जी करें वैसा डेटा लेबल चुन सकते हो। मैंने यहाँ सेंटर वाला चुना है तो इसलिए ये आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सेंटर में दिखाई दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से लीजेंड भी सेलेक्ट कर सकते हो। लीजेंड होते हैं ये, जैसे कार दिखा रहा है, पब्लिक बस दिखा रहा है थोड़ी सी ग्रे कलर में, ऑटो दिखा रहा था, ठीक है ना, ऑटो दिखा रहा था आपको ऑरेंज कलर में, तो ये सब क्या है, लीजेंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप इस लीजेंड को आपको बॉटम में रखना है, यहाँ लेफ्ट में रखना है, यहाँ राइट में रखना है, ये अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो ये भी एक स्टेप हो गया। फिर आपका चार्ट तैयार हो गया बस। तो आपको ये 3-4 स्टेप लिख देने हैं, ठीक है ना। आपको सिंपली सबसे पहले लिख देना है कि आप पहले इसको सेलेक्ट करें, जो आपकी टेबल दे रखी है डेटा की। यहाँ मैंने इंग्लिश में दिखा रखा है क्योंकि मैं इंग्लिश में ही टाइप कर पाता हूँ, हिंदी टाइप मुझे आता नहीं है, तो इंग्लिश में मैंने उस डेटा को टाइप कर रखा है। फिर उसको सेलेक्ट करिए, चार्ट्स पे जाइए, ठीक है ना। दूसरा स्टेप हो गया कि चार्ट में से आप पाई चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरा स्टेप हो गया, जो पाई चार्ट है उसके अंदर से 2D टाइप का सेलेक्ट कर लीजिए और आपका चार्ट बन गया। अब जब चार्ट बन गया तो आपको उसको एडिट करना है। चार्ट में आपको डेटा लेबल एंटर करना है। डेटा लेबल एंटर करने के लिए आपको इंसर्ट से ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाना है, वहाँ से डेटा लेबल्स पे जाना है। डेटा लेबल्स में आप सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए या फिर इनसाइड एंड कर लीजिए, जो मर्जी आपको कर लीजिए, आप लिख दीजिए तो सब माना जाएगा, ठीक है ना। आप लिख देंगे डेटा लेबल से मैंने सेंटर सेलेक्ट करा तो मेरा डेटा लेबल सेंटर में आ गया और ऐसे मैंने लीजेंड को बॉटम में ले लिया। बस ये आपके स्टेप्स हो गए, चरण हो गए, अपनी भाषा में आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से जो पाई चार्ट था वो बन गया। तो ये जो डेटा टेबल थी ये कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो ये दिखने में सुंदर लगने लगती है और आसानी से समझ में आती है। अब आप देख के बता सकते हो कि येलो जो है, येलो दिखाता है किसको, ऑटो को। तो आप बता सकते हो कि 10% लोग ऑटो से ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं कभी कार से जाता हूँ, कभी 2 व्हीलर से जाता हूँ, ठीक है। अगला सवाल है, सबसे आखिरी सवाल, वो है कि एक टेबल आपको दी हुई है, उस टेबल में आपको कुल मिला के गणना कर कुछ आंकड़े आपको कैलकुलेट करने हैं, कुछ गणना करनी है आपको, उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। तो ये आप मान लीजिए ये है, ये जो ऊपर की तरफ है ये है कॉलम, ठीक है ना। तो कॉलम इसमें ABCDE कॉलम है और ये है आपका ये है क्या आपकी ये रो है, ठीक है ना। ये रो है 1 2 3 4 5 ये रो है, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे मानकर चलिए। तो इससे अगर आप देखोगे तो A1 सेल ये हो गया, ये B1 सेल हो गया,
ठीक है ना। ये C1 सेल हो गया, ये ये क्या हो जाएगा B और 2, ये B2 सेल हो गया, ये C2 सेल हो गया, ये D2 सेल हो गया। इन सेल्स के बेस पे ही आप फार्मूला लिखोगे, इसलिए मैं यहाँ सेल्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप ये इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना, कि सेल कैसे ढूंढते हैं। जैसे ये सेल है, मान लो, तो ये कौन सा है, ये 5वीं रो का सेल है, तो इसका बाद का अंक हो गया 5, और ये B कॉलम का है तो पहला अंक हो गया B, तो ये कॉलम हो गया B5, ये सेल जो है वो हो गया B5, ये हो गया C5 और ये हो गया D5। तो मैं जो फॉर्मूले बनाऊंगा वो इसी प्रकार से बनाऊंगा। एक एक करके देख लेते हैं। 4 सवाल हैं और हर सवाल का आपको इसमें आधा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आधे आधे नंबर के 4 सवाल हैं, कुल मिला के इसके जो अंक हैं वो 2 अंक हैं, ठीक है ना। 8वें सवाल के अंदर 2 भाग थे, A और B। A वाला था पाई चार्ट वाला सवाल जो हमने कर लिया है, B पार्ट में आपको फंक्शन लिखवाया गया, फार्मूला लिखवाया गया है, ठीक है ना। सबसे पहला हम देखते हैं तीनों कक्षाओं के कुल छात्रों की संख्या जो प्रथम टर्म परीक्षा में पास हुए हैं। तो प्रथम टर्म परीक्षा में जो बच्चे पास हुए हैं वो इस रो में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से बच्चे हैं वो ये जो 3 जो अभी ग्रीन कलर का आपका आया है, तो कक्षा 9 से 40 बच्चे पास हुए हैं, कक्षा 10 से 50 बच्चे पास हुए हैं और कक्षा 11 से 50 बच्चे पास हुए हैं। तो क्या फार्मूला होगा इसका, ठीक है ना। इसका फार्मूला हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है ना, कुल पास, ठीक है ना, कुल पास, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए प्रथम टर्म में कुल पास कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा, ये कौन सा कॉलम है, ये है B2, ये हो जाएगा B2 प्लस ये हो जाएगा C2 प्लस ये हो जाएगा D2, बस ये फॉर्मूला हो गया, ख़त्म। इतना ही करना है आपको, ठीक है ना। तो पहली जो प्रथम टर्म की जो परीक्षा है उसमें पास हुए बच्चे हैं B2 प्लस C2 प्लस D2, ठीक है ना। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये जो कॉलम है, ये जो सेल है वो B2 है, ये सेल C2 है, ये सेल D2 है। तो इन तीनों सेल को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कितना, B2 C2 और D2, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 140 बच्चे पास हुए हैं पहले टर्म में, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसने कहा है निम्न की गणना करने के लिए फॉर्मूला लिखना है खाली। तो अगर आप यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लिख के भी छोड़ दोगे तो भी काफ़ी है, ठीक है ना। अगर हमने सिर्फ यहाँ पे इतना फार्मूला लिख दिया कि प्रथम टर्म में जो पास बच्चे हैं वो हैं बराबर B2 प्लस C2 प्लस D2, तो इतना भी काफ़ी है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है क्या, अगला सवाल है वही टेबल है, कक्षा 9वीं और 10वीं में मिलाकर कुल छात्रों की संख्या जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हुए हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का कॉलम है, ये जो रो है ये है, ये रो है पूरी की पूरी। इसमें बात कर रहा है केवल कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की। तो कक्षा 9वीं को दिखा रहा है कौन सा सेल, B4, ठीक है ना। B ये आ गया B और ये आ गया 4, ठीक है। तो B4 और ये हो जाएगा C4। तो B4 और C4 यानी कि केवल 2 ये जो सेल हैं ये ही दिखाते हैं उन बच्चों को, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख दोगे कक्षा 9वीं एवं 10वीं में कुल छात्रों की संख्या जो अर्धवार्षिक, मैं साफ साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हुए, ठीक है ना, पास हुए वो कौन कौन से बच्चे हो जाएंगे, वो जाएंगे B4 प्लस C4, सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। अगर इसको आप निकालना चाहो तो 60 प्लस 40, 60 प्लस 60 यानी कि 120 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा में जो हाफ ईयरली एग्जाम था उसमें इतने बच्चे पास हुए हैं। अगला सवाल है जो कि तीसरा है, 3 कक्षाओं में मिलाकर छात्रों की औसत संख्या जो वार्षिक परीक्षा में पास हुए। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो या फंक्शन लगा सकते हो, एवरेज वाला फंक्शन, ठीक है ना। हम यहाँ इसको फॉर्मूले की सहायता से करते हैं। तो तीनों कक्षाओं में मिलाकर छात्रों की औसत संख्या जो वार्षिक परीक्षा में, यहाँ बात हो रही है 5वें कॉलम की, इस कॉलम की बात हो रही है, इस कॉलम के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये कॉलम क्या हो गया B5, ये हो गया C5 और ये हो गया D5, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, यहाँ लिख दोगे आप उनका औसत, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा B5 प्लस C5 प्लस D5, इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दोगे। अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसको भाग देंगे फिर इसके बाद, और उसके बाद आप ब्रैकेट के बाद कर दोगे डिवाइड बाई
भाग का निशान लगा दोगे, ऐसे ऑब्लिक करते हो, ये डिवाइड का निशान होता है, डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये 3 है, 1 2 3, ये 3 संख्याएं हैं, तो डिवाइड बाई 3, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। या फिर अगर मैं इसको फंक्शन में लिखना चाहूँ तो हो जाएगा एवरेज, यहाँ फंक्शन लग गया एवरेज, B5 C5 और D5, ये भी उचित फार्मूला है, ये भी उचित फार्मूला है, दोनों में से जो फार्मूला आप चाहें वो लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला जो सवाल है चौथा, वो है कक्षा 11वीं में चारों परीक्षाओं में मिलाकर पास होने वाले छात्रों की औसत। अब हम सिर्फ 11वीं कक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इस कॉलम की बात हो रही है, जो लास्ट वाला कॉलम है इसकी बात हो रही है। इसके छात्रों की औसत हमको निकालनी है जो टोटल पास हुए हों। तो आप क्या करोगे, इसमें इस कॉलम में क्या आएगा, ये इस सेल का नंबर हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D3, ये हो जाएगा D4, ये हो जाएगा D5, ठीक है ना। तो आपका औसत कैसे निकलेगा, इसमें निकलेगा D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 डिवाइड बाई, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 संख्याएं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये आ गया औसत। ऐसे ही अगर मैं इसको एवरेज वाले फार्मूले से लिखना चाहूँ, फंक्शन से लिखना चाहूँ, तो एवरेज D2 D3 D4 D5, इन दोनों में से आप कोई सा भी फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। दोनों फार्मूला ठीक है, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ज़्यादा अच्छा है कि आप ये वाला लिख दो, D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 डिवाइड बाई 4। डिवाइड करने के लिए ऑब्लिक लगाते हैं इसमें, इसको ऐसे नहीं लिखते जैसे हम अगर आप आम बोलचाल की भाषा में लिखोगे तो आप तो कहोगे D5 डिवाइड बाई 4, ऐसे डिवाइड नहीं करना होता है। आप इसको ब्रैकेट में रखिए और उसको ऐसे करके 4 कर दीजिए, ठीक है ना। ये तरीका ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने देख लिया कि अप्रैल 2017 के जो सवाल आए थे वो किस प्रकार से हम जो 5वें 6ठे 7वें और 8वें चैप्टर के सवाल थे वो किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप प्रयास करिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो मेरे को आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप मैसेज के थ्रू हमारे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट में कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।